हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम आ गए हैं अपने डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तो अगर डेली न्यूज़ एनालिसिस की बात करें तो आज की न्यूज़पेपर में हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं एंड साथ ही साथ हमने अपना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए मुकुल रोहतगी जी को चुना गया था, जिन्होंने इस पोस्ट को पहले भी होल्ड किया है लेकिन इस बार उन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू अब लगाया है वेंकट रमन्नी, जो कि अगेन सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। इनके रिगार्डिंग एक न्यूज़ है। एजी को हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं, इसका एमसीक्यू भी हम डिटेल देख चुके हैं, तो वी विल नॉट बी स्पेंडिंग मच टाइम ऑन दिस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू डीए। तो 4% डीए का इंक्रीज यानी कि डियरनेस अलाउंस का इंक्रीज़ किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। उसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उसके बारे में पढ़ेंगे कि डीए और डीआर क्या होता है और इससे किसको बेनिफिट मिलता है और क्या स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस रिलीफ को आगे अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सटेंड करेंगी। उसके बाद आ जाता है एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिन्हें बुद्धिस्ट केव्स और टेम्पल्स मिले हैं टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू डिस्कवरीज, तो इसको हमने देखना है। एंड लास्टली इंटरनेशनल रिलेशंस में हम देखेंगे जीएस2 का पार्ट। यूक्रेन के अंदर जो रेफरेंडम कराया गया था उसके अंदर मेजॉरिटी लोग जो हैं वो रशिया के साथ विलय होना चाहते हैं। तो उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल है जिसको कहा जा रहा है यूएसए के द्वारा कि ये रिग्ड रेफरेंडम है। तो इसके बारे में हम जानेंगे और एज यूजुअल रोज की तरह हमारा एक एमसीक्यू होगा और एक मेंस का क्वेश्चन होगा जो आपका होमवर्क होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है आपको पता है कि सीपीआई, इसके अंदर हमारा जो मेन होता है वो होता है सीपीआई कंज्यूमर। ठीक है, तो इस सीपीआई कंज्यूमर के अंदर हम जो फूड इन्फ्लेशन को स्टडी करते हैं, फ्यूल इन्फ्लेशन को स्टडी करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी करा करते हैं जिससे कि हमें इन्फ्लेशन का डाटा पता चलता है। लेकिन जो सवाल हमसे पूछा गया है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कौन निकालता है? आरबीआई, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, लेबर ब्यूरो या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग? ये आपको आंसर में बताना है। नीचे आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं, मैं इसका आंसर आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के अंत में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेक्स्ट अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमानी, इनकी पिक्चर है। इनको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट एजी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इनका कार्यकाल इनिशियली 3 इयर्स के होने वाला है। ऑल दो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने देखा था आर्टिकल 76 के अंदर कि इसके अंदर कोई भी टाइम लिमिट या एज लिमिट नहीं है, तो ये कभी भी कितना भी अपना जो कार्यकाल है उसे एक्सटेंड जो है वो कर सकते हैं। ये जो है के वेणुगोपाल जी को जो है सक्सीड करेंगे, जिनका एंड हो रहा है टेन्योर 30 सितंबर को एंड ही इज़ ऑलरेडी 91। इनको ऑलमोस्ट 40 ईयर्स हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए और सारी टाइम्स में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की है और वेरियस ब्रांचेस ऑफ लॉ के अंदर इनकी स्पेशलाइजेशन है। तो 40 साल की प्रैक्टिस आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मायने रखते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी और बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं स्टेट के लिए होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए होगा कि ये जो है देश की सेवा में जो है आएंगे। और अगेन एजी के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शंस भी पढ़ी थी कि ये प्राइवेट केसेस नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन ये प्राइवेट केसेस वो नहीं ले सकते जिसके अंदर स्टेट के अगेंस्ट कुछ हो, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कोई भी स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, वट एवर इट इज़, तो वो सारे केसेस ये जो है वो नहीं ले सकते। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारा विद रिस्पेक्ट टू डीएनएस अलाउंसेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम जो है 4% इंक्रीज़ करेंगे डीए में, राइट, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली डीआर के अंदर भी हो जाता है। तो डीए मीन्स डीएनएस अलाउंस, डीएनएस अलाउंस एंड डीआर मीन्स डीएनएस रिलीफ। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो इसको अगर हम आसान भाषा में बात करें तो ये किस्म से महंगाई भत्ता होता है। तो इंडिया में पहले क्या होता था कि इन्फ्लेशन से आपकी सैलरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और साल का आपको 3% इंक्रीमेंट मिलता था फिक्स्ड। अगर आपके कोई ग्रैंडफादर्स या अगर आपके फादर काफ़ी ओल्ड हैं या ग्रैंडफादर्स हैं या उनके ग्रेट ग्रैंडफादर्स वगैरह हैं, तो वो अगर गवर्नमेंट सर्विस में रहे हों, तो जैसे मेरी तो थर्ड जनरेशन तक गवर्नमेंट सर्विस में रहे हैं, तो उस टाइम वो बताते हैं कि कोई भी हमें इन्फ्लेशन बढ़ गई तो हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलता था एंड हमें सिर्फ साल का एक 3% का इंक्रीमेंट मिलता था। और अगर किसी का एसीपी लगना है, जैसे कोई आईएएस एचसीएस है, तो उसका एसीपी लग जाता था। तो और कोई बेनिफिट हमें एज सच नहीं मिलता था। तो इन्फ्लेशन बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। 3% इंक्रीमेंट तो कुछ भी नहीं है। जैसे आज भी अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन आपकी चल रही है 7-8% ओवरऑल, और फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन तो हमने देखा था बीच में डबल डिजिट्स में भी गई थी, और आपको इंक्रीमेंट मिले 3% का, तो ओवरऑल तो आप 7% डाउन ही चल रहे हैं।
तो आप सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी मेंटेन नहीं रख सकते विद इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन विद व्हेन यू आर इन गवर्नमेंट सर्विस। तो इसीलिए सरकार ने एक फैसला लिया कि हम सबको महंगाई भत्ता देंगे। महंगाई भत्ते का मतलब जितनी महंगाई बढ़ेगी उस प्रोपोर्शन में हम आपको बोनस देंगे, और उस बोनस से जो है आपकी सैलरी के अंदर इंक्रीज आएगा, तो आपका सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेंटेन रह जाएगा जो आपका पहले चल रहा था बिफोर इन्फ्लेशन। तो अगर आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई तो आपका डीए भी बढ़ गया, तो उस हिसाब से आपका सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेंटेन रह गया। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि आपकी जो बेसिक सैलरी है अगर वो कम भी है और इन्फ्लेशन बढ़ गई तो आपकी बेसिक सैलरी में डीए ऐड हो जाएगा, तो आपका वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप मेंटेन कर पाएंगे। तो अब सपोज करो कि आप एक नए नए गवर्नमेंट ऑफिसर लगते हैं, आप आईएएस नए नए लगते हैं, तो आपकी जो बेसिक पे है वो 56,100 है। ठीक है, लेकिन आज की डेट में 56,100 में महंगाई इतनी बढ़ गई, ये है 2016 की पे। 6 सालों के अंदर तो महंगाई बहुत बढ़ गई। तो सरकार आपको टाइम टू टाइम डीए देती रहती है। अभी 34% चल रहा था, 4% और ऐड हो गया तो 38% हो गया, तो प्लस 38%। तो 56,100 के अंदर अगर आप 38% जोड़ लेते हो तो जो आपकी सैलरी बेसिकली बनेगी वो आपकी होगी ग्रॉस सैलरी। तो 56,100 में हम 38% जोड़ दें तो ये बनती है 77,418। तो 77,418 आपकी बन गई सैलरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ऑलमोस्ट 20,000 रुपये सरकार फालतू दे रही है विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन, क्योंकि महंगाई बढ़ गई तो इसलिए आपको 20,000 रुपये फालतू दिए जा रहे हैं, ताकि 2016 में जो 56,100 रुपये में आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रहे थे वो आज आपको इतना कॉस्ट करेगा। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सेम गोज फॉर पेंशन। अगर किसी की पेंशन 1 लाख रुपए थी 2016 में, ठीक है, तो आज वो 2016 के अंदर दूध घी खाना फ्यूल हर चीज़ों के प्राइस बहुत कम थे, आज वो बहुत महंगे हैं, तो वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से नहीं जी सकता 2022 में 1 लाख रुपए में। इसीलिए इसको भी 38% ऐड कर दिया। इसको हम डीए बोल रहे थे अलाउंस, क्योंकि अब ये रिटायर हो चुका है, इसको हम बोलेंगे डीआर रिलीफ। ठीक है, तो इसका हो गया 1,38,000। तो इसका मतलब 1,38,000 पेंशन का मतलब क्या हुआ कि अब आप 2016 में जिस स्टैंडर्ड से रह रहे थे अब 2022 में भी आप उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम जो है वो सरकार ने शुरू किया था और इसको धीरे धीरे सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी फॉलो किया। और आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो आपकी ऑलमोस्ट सेम जो है चलती है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर। अगर सेंटर गवर्नमेंट ने डीए बढ़ा दिया तो सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको बढ़ा देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर होती है किसी भी एम्प्लॉई के लिए प्लस पेंशनर के लिए। तो डीए जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी बेसिक पे के ऊपर जो है कैलकुलेट होता है, और पेंशन जो है जो आपकी लास्ट पेंशन बनती है आपको एक पीपीओ नंबर इशू किया जाता है। तो आपको इंक्रीमेंट्स लगने तो है नहीं, अब आप रिटायर हो चुके हैं सैलरी में, ठीक है, तो आप जब रिटायर हो चुके हैं तो जो आपकी लास्ट सैलरी थी उसका 50% करके लास्ट बेसिक पे का 50% माइनस ऑल अलाउंसेज आपका पीपीओ नंबर जनरेट हो जाता है। उसमें आपके जाते हैं मैक्सिमम आपकी पेंशन जो है वो कितनी है। तो अगर बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे के हिसाब से मैक्सिमम पेंशन जो बनती है आईएएस ऑफिसर्स की जैसे बनती है तो वो 1,25,000 बनती है, वो भी अगर कोई कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक पे रिटायर हो। अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे लोग 1 लाख के अराउंड पे होते हैं। उसके बाद आपका जो है अलाउंसेज जिसमें मेनली डीआर जुड़ता है। तो अगर किसी की 1 लाख हो तो उसका डीआर हो गया अब 38%। अगर आप किसी छोटे ऑफिसर एज छोटा ऑफिसर रिटायर हुए हैं तो ऑटोमेटिकली ये अमाउंट जो है आपका बेसिक वाला वो कम होता जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और ये जो पेमेंट है ये 2 बार सरकार पे करती है, और कैलकुलेशन जो है वो की जाती है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से। और 12 महीने का इसमें मतलब 1 साल का लास्ट का डाटा जो है वो इसमें देखा जाता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस न्यूज़। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर बुद्धिस्ट केव्स और टेम्पल्स ढूंढे हैं, जो कि एक आप कह सकते हैं टाइगर रिजर्व के अंदर पाए गए हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएस 2 का पार्ट है, प्रीलिम्स का भी पार्ट है और मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है, क्योंकि ये आज़ादी से पहले का इंस्टीट्यूशन है। प्रेजेंटली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, और इसका काम है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करना, आर्कियोलॉजिकली जो आपकी हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, मेंटेन करना। मोर देन 3600 प्लस जो मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया के वो सारे इनके अंदर आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के माने जाते हैं। और अगर कोई भी एंटीक रिमेन्स होते हैं किसी सिविलाइजेशन के, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह या एंशियंट मिडीवल पास्ट के हमें कुछ मिल जाते हैं, कुछ नई एक्सप्लोरेशंस हम करते हैं, कुछ नई एक्सकवेशंस करते हैं जैसे कि ये वाला हो गया। तो ये सारी एक्सकवेशंस एक्सप्लोरेशंस भी जो हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आती हैं।
उसके बाद आपकी जो कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस है, यानी कि उनको कंजर्व करके रखना और साथ ही साथ उनको मेंटेन करना ताकि वो अपनी अच्छी हालत में रहें, वो ज़्यादा डिप्रिशिएट ना हो, ख़राब ना हो, वो चीज़ें भी इन्हीं के अंदर आती हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा, ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट बनता है। वो इसलिए बनता है क्योंकि 1861 में इसको खोजा गया था, और ये खोजा गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, और यही फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे एएसआई के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में बनाया गया था, और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो भी वो अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे। इनका दूसरा नाम फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी है, तो हम इनको सम्मान से संबोधित करते हुए फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी बोलते हैं। अब अगर प्रेजेंट डिस्कवरी की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्राह्मी टेक्स्ट मिला है 24 इंस्क्रिप्शंस, जो कि सेकंड से लेके 5th सेंचुरीज़ की जो है मानी जा रही हैं। और ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं इसके अंदर मथुरा, काशुम्भी, पवाटा, ये सारे के सारे जो एरियाज़ हैं आपके नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन्स के, उन सब का जिक्र हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर किंग की अगर हम बात करें तो भीमसेन, पोठासिरी, भट्टादेव, ये सारे किंग्स जो हैं इनके मेंशंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है ये संस्कृत की आप कह सकते हैं एक किस्म से ओरिजिनल स्क्रिप्ट है या और ज़्यादा ओल्डर स्क्रिप्ट है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कुछ और टेक्स्ट जो है वो देखने को मिला है। अगर हम क्वान्टिटी की बात करें तो इसके अंदर 26 टेम्पल्स जो हैं वो हमें मिले हैं, जो कि 9 से लेके 11th सेंचुरी के हमें माने जा रहे हैं। एंड साथ ही साथ कुछ रिमेन्स गुप्ता पीरियड के, जैसे कि डोर जैम्स और केव्स के अंदर की कार्विंग, वो सारी चीज़ें भी हमें मिली हैं। तो इससे हमें पास्ट को समझने में, पास्ट को और ज़्यादा एक्यूरेटली समझने में, प्लस हमारे आर्ट एंड कल्चर को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और हम और ज़्यादा एक्यूरेटली उन चीज़ों को डिसाइफर जो है वो कर पाएंगे। जो डायनेस्टी मानी जा रही है वो मानी जा रही है कालाचूरी डायनेस्टी, और ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अंदर जो है फैली हुई थी, और इसको एलोरा और एलिफेंटा केव्स जो हैं उनसे एसोसिएटेड भी माना जाता है। तो अगर हम स्टेट्स की बात करें तो कौन से प्रेजेंट स्टेट्स हो गए? गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ये सारे के सारे स्टेट्स इससे रिलेटेड जो हैं वो पाए गए हैं। सो दिस वाज अबाउट द न्यू डिस्कवरी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये है हमारा यूक्रेन का जो रेफरेंडम चल रहा है यूक्रेन रशिया वॉर के बाद। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हमें देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल स्फीयर में। तो रशिया के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि जो भी 4 रीजन्स थे यूक्रेन की टेरिटरी के, वहाँ पे हमने रेफरेंडम कंडक्ट कराया है, और वो रेफरेंडम जो है वो रशिया के फेवर में गया है। तो जो 4 रीजन्स थे उसके अंदर 87% से लेकर के 99% लोगों का ये कहना है कि हमें रशिया में विलय होना चाहिए। सो दे आर बेसिकली इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग रशिया, लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है आहत है, और आप कह सकते हैं डिसअपॉइंटेड भी है। पर आहत ज़्यादा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस का जो रेजोल्यूशन था रेफरेंडम्स का वो शैम है, और रशिया ने इसको जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कंडक्ट करवा करके एक इस तरह की रिपोर्ट देने की कोशिश की है जो उन्हीं को फेवर कर रही है। तो यूएसए इज कॉलिंग इट ऑल अ शैम, यानी कि सब नकली है, सब झूठ है, फरेब है। क्यों है? क्योंकि रशिया ने इसको रिग किया है, रशिया ने इसको रिग कर रखा है। रशिया के अपॉइंटेड ऑफिशियल्स थे इसके अंदर, और उन्होंने बहला फुसला करके या फोर्स करके जो है ये इलेक्शन जो है, रेफरेंडम जो है, इसे रिग कराया है। अब रशिया के पार्लियामेंट में जो प्रस्ताव है ये आपका जाएगा 4 अक्टूबर को। तो 4 अक्टूबर को पता चलेगा कि इसके अंदर रशिया जो है क्या करता है। बट ऑफ कोर्स क्योंकि रिजल्ट्स बड़े ही क्लियर हैं तो रशिया ज़्यादातर यही कहेगा कि वेलकम टू रशिया। ठीक है, कोई भी देश मना नहीं करेगा अगर लोग जो है सर्वसहमति से उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो नथिंग एल्स या नथिंग डिफरेंट फॉर रशिया।
तो रशिया भी इस चीज़ को जो है काफ़ी ज़्यादा हाँ बोलने ही वाला है। तो अगेन इट इज़ अ ह्यूज सेटबैक फॉर यूएसए, तो यूएसए के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा सेटबैक जो है वो लगने वाला है। एंड ऑफ कोर्स जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है एक्शन लेना चाहिए रशिया के ख़िलाफ़ और पेनल्टीज़ लगानी चाहिए। इन्होंने यूक्रेन की जो सॉवरन टेरिटरी है उसको जो है एनेक्स किया है और जो है हमारे राइट्स को कर्ब किया जा रहा है, हमारे सिटीजन्स को मारा जा रहा है और ब्लड बाथ जो है वहाँ पे चल रही है। और अब मेरी लैंड को भी जो है वो अपने अंदर विलय करने की कोशिश जो है रशिया कर रहा है। यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए ने ये कहा है कि अगर रशिया इस तरह से यूक्रेन की टेरिटरी को एनेक्स करेगा तो वी विल फंड द वॉर इन द फेवर ऑफ यूक्रेन। एंड हम आर्म्स पैकेज जो है कई बिलियन डॉलर्स का आर्म्स पैकेज भी यूक्रेन को फॉरवर्ड करेंगे। सो हमारा जो एमसीक्यू था आज का उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारा एमसीक्यू था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स कौन रिलीज़ करता है। तो अगर हम बात करते हैं CPI-IW की, तो ये बेसिकली बताता है कि क्या चेंज इन प्राइसेस है गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हम सिर्फ हाउस होल्ड कंज्यूमर्स की बात करते हैं सीपीआई के अंदर, अब हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स को स्पेसिफिकली कर रहे हैं। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज वो यूज़ करते हैं वो किस तरीके से अफेक्ट करती हैं आपके इन्फ्लेशन, उनको कैसे अफेक्ट कर रही है, क्या परसेंटेज में इफेक्ट कर रही है। तो क्योंकि यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आरबीआई का कोई रोल नहीं है, इकोनॉमिक अफेयर्स का कोई रोल नहीं है, इट इज़ द रोल ऑफ लेबर ब्यूरो। और डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये तो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है। जो सरकारी ऑफिसर्स जैसे आप आईएएस आईआरएस बनते हैं तो उनकी ट्रेनिंग वगैरह का इंतजाम करता है। तो बेसिकली लेबर ब्यूरो के अंदर ही ये चीज़ जो है वो जाती है। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसकी कंसर्न मिनिस्ट्री है जो कि बताती है कि कितना कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन आया है विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो एक किस्म से आप कह सकते हो ये स्पेसिफिक टारगेटेड ग्रुप होता है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का। तो इसीलिए आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमारा आज का मीन्स का क्वेश्चन। तो मीन्स के क्वेश्चन की बात करें तो हमने ग्राउंड वाटर के ऊपर जलदूत ऐप को भी पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड आपके मीन्स के क्वेश्चन है जो 2015 और 2018 में आ चुके हैं। तो फर्स्ट इज द आइडियल सोल्यूशन फॉर डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया इज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। यानी कि हमारा जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है या फिर हम कर ही नहीं रहे हैं, नो वाटर हार्वेस्टिंग एट ऑल। इसके कारण से हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो रहा है। तो इसके बारे में हमें कमेंट करना है और इसको हम कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं अर्बन पॉपुलेशन के अंदर, अर्बन एरियाज़ के अंदर, वो हमें बताना है। सेकंड में हमसे पूछा गया इंडिया इज़ वेल एंडाउड विद फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, क्रिटिकल एग्जामिन व्हाई इट स्टिल सफर्स फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। यानी कि आपके पास फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ओशंस हैं, लेकिन फिर भी वाटर स्केर्सिटी इंडिया के अंदर क्यों आती है। तो इसके अंदर भी बेसिकली हमसे इनडायरेक्टली सवाल पूछा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी हैं और साथ ही साथ आपको अपने क्वेश्चन, अपने आंसर को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें ऐड करने हैं गवर्नमेंट के स्टेप्स। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं इस चीज़ को ठीक करने के लिए, जैसे कि जलदूत ऐप हमने जो रिसेंटली पढ़ा, वो सारे के सारे आप एग्जाम्पल्स जो हैं कोट कर सकते हो ताकि आपका आंसर जो है वो और इफेक्टिव बन सके। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7
ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो है 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक ले, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।